आप सुन रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक, जिसे लिखा है अमित खान ने आहन की आवाज में। भाग 1। मिशन की शुरुआत। इस समय गंगाधर महंत और कमांडर करण सक्सेना रॉ हेडक्वार्टर के उस फिल्म रूम में बैठे थे जहां केसों से संबंधित फिल्में दिखाई जाती हैं। शाम का समय था। कमांडर करण सक्सेना को थोड़ी देर पहले ही रॉ के हेडक्वार्टर बुलाया गया था ताकि उसे एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन सौंपा जा सके। इस समय उन दोनों के सामने 35 मिलीमीटर का पर्दा था और उस पर्दे पर एक बहुत खतरनाक आदमी की तस्वीर नजर आ रही थी। वो दरिंदा था। वो शक्ल से ही वहशी नजर आता था। उसके बाल जंगलियों की तरह दोनों कंधों पर बिखरे हुए थे। जिस्म की रंगत गहरी सांवली थी। मोटी नाक, कंजी आंखें। इसके अलावा दाएं कान में पीतल का एक कुंडल लटका हुआ था। उसे देखते ही लगता था वो कोई भेड़िया है। करण, गंगाधर महंत उस फोटो को देखते हुए बोले, ये कश्मीरी आतंकवादी है और इसका नाम सुल्तान फौजी है। सुल्तान फौजी? हां। कमांडर थोड़ा अलर्ट होकर बैठ गया। इसमें कोई शक नहीं कि वो व्यक्ति शक्ल सूरत से ही अपराधी नजर आ रहा था। दरअसल इसी सुल्तान फौजी के विषय में बात करने के लिए मैंने आज तुम्हें यहां बुलाया है। गंगाधर महंत बोले, ये आदमी शक्लो सूरत से जितना खतरनाक नजर आता है, असल में उससे कहीं ज्यादा दुर्दांत है। पहले ये भारतीय फौज में लांस नायक था, लेकिन फिर इसने पाकिस्तानी घुसपैठियों के बहकावे में आकर फौज की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद कश्मीरी आतंकवादी बन गया। मुंबई बम कांड के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। उसके बारे में भला किसने नहीं सुना? दैट्स गुड। दरअसल ये सुल्तान फौजी उसी मुंबई बम कांड का मुख्य अभियुक्त है। गंगाधर महंत ने हवाना सिगार का कश लगाते हुए जबरदस्त रहस्य उद्घाटन किया। आज से 3 साल पहले जब मुंबई शहर के अंदर भयानक बम विस्फोट हुए थे, तब 75% विस्फोटों में इसी सुल्तान फौजी का हाथ था। इसने 20 से ज्यादा इमारतों में विस्फोट किए, जिसमें 5000 के आसपास निर्दोष शहरी मारे गए और लगभग 30,000 के करीब बुरी तरह घायल हुए। ओह, ये बेहद दुर्दांत किस्म का अपराधी है। लेकिन जहां तक मुझे याद है चीफ, कमांडर करण सक्सेना बोला, यह अपराधी तो पकड़ा गया था। बिल्कुल ठीक अंदाजा है तुम्हारा। आज से 1 साल पहले सुल्तान फौजी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इतना ही नहीं, सुल्तान फौजी पर अदालत में सारे इल्जाम भी साबित हो गए थे। आमतौर पर 26 जनवरी या 15 अगस्त वाले दिन किसी अपराधी को फांसी नहीं दी जाती, लेकिन सुल्तान फौजी के लिए एक स्पेशल कोर्ट बिठाई गई और जज ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो भारत के इतिहास में पहले कभी किसी अपराधी को नहीं सुनाया गया था। ऐसा क्या फैसला था? दरअसल उस स्पेशल कोर्ट ने सुल्तान फौजी को फांसी की सजा सुनाई और उसकी फांसी की जो तारीख मुकर्रर की, वो ऐतिहासिक तारीख थी। सुल्तान फौजी को ठीक 26 जनवरी वाले दिन सुबह 5 बजे फांसी होनी थी। फांसी का यह खास दिन मुकर्रर करने के पीछे भी एक खास वजह थी। क्या? कमांडर करण सक्सेना ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। सुल्तान फौजी चूंकि देश का दुश्मन था, गंगाधर महंत ने हवाना सिगार का कश लगाते हुए कहा, और वो क्योंकि देश के टुकड़े कराना चाहता था, इसलिए खास तौर पर उसे फांसी देने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। गणतंत्र दिवस का दिन चुना गया ताकि देश के दुश्मनों के मुंह पर कसकर तमाचा लग सके और उन्हें इस बात का एहसास हो सके कि हिंदुस्तानियों के अंदर अभी इतना दम है जो वो अपनी आजादी की हिफाजत खुद कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर सुल्तान फौजी को 26 जनवरी के दिन फांसी लग जाती तो ये न सिर्फ कश्मीरी आतंकवादियों के मुंह पर बल्कि पाकिस्तानी फौज के मुंह पर भी बड़ा तमाचा होता। लेकिन अफसोस, गंगाधर महंत ने गहरी सांस छोड़ी। ऐसी नौबत नहीं आई। क्यों? कमांडर चौंका। नौबत क्यों नहीं आई? क्योंकि सुल्तान फौजी 26 जनवरी की सुबह फांसी लगने से पहले ही काल कोठरी से फरार हो गया। बताते हैं कि जेल का जेलर तथा वार्डन कश्मीरी आतंकवादियों के हाथों बिक गए थे और उन्होंने ही सुल्तान फौजी को जेल से फरार करने में मदद की। ये बात अलग है कि बाद में उन दोनों को भी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया।
लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, सुल्तान फौजी तो जेल से फरार हो ही गया था। ओह, बहरहाल इस घटना को आज 10 महीने गुजर चुके हैं, पूरे 10 महीने। इस बीच मुंबई पुलिस ने फौजी को हर जगह ढूंढा, हर मुमकिन जगह तलाश किया, लेकिन सुल्तान फौजी गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो चुका था। उसका फिर कहीं कुछ पता न चला। लेकिन सिर्फ 15 दिन पहले इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर काफी सरगर्मी आ गई है। वो कैसे? करण सक्सेना की उत्सुकता और बढ़ी। पिछले 10 महीने से जिस सुल्तान फौजी के बारे में यह पता नहीं लग रहा था कि वो कहां गायब हो गया है, गंगाधर महंत ने कहा, उसी सुल्तान फौजी का अब एकाएक पता चल गया है। वो इस समय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है। वो जरूर जेल से फरार होने के बाद सीधा इस्लामाबाद पहुंच गया था, क्योंकि इस समय उसके लिए वही सबसे ज्यादा सेफ जगह है। लेकिन आपको यह कैसे मालूम हुआ? करण सक्सेना ने सस्पेंसफुल स्वर में पूछा कि सुल्तान फौजी इस समय इस्लामाबाद में है। गुड क्वेश्चन। गंगाधर महंत मुस्कुराए। अच्छा सवाल है। दरअसल ये रहस्य भी बड़े करिश्माई ढंग से उजागर हुआ। आज से 15 दिन पहले इस्लामाबाद में वहां के प्राइम मिनिस्टर की लड़की की शादी थी, जिसमें न सिर्फ दुनिया भर से बड़े बड़े लीडर आए, बल्कि पाकिस्तान के भी बड़े बड़े लीडर और उद्योगपति उस शादी में शरीक हुए थे। उस शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने देखी तो वो उछल पड़े, क्योंकि उस शादी में सुल्तान फौजी को भी शामिल दिखाया गया था, जो लड़की को बाकायदा गिफ्ट दे रहा था। ओह, क्या वो रिकॉर्डिंग अभी भी आपके पास है? बिल्कुल है। पुलिस ऑफिसर्स ने तभी स्टार टीवी से वो वीडियो रिकॉर्डिंग ले ली थी। मैं अभी तुम्हें वो रिकॉर्डिंग दिखाता हूं। गंगाधर महंत ने हवाना सिगार का कश लगाते हुए प्रोजेक्टर रूम की तरफ हाथ से इशारा किया तो फौरन 35 मिलीमीटर के पर्दे पर चमकती सुल्तान फौजी की तस्वीर नदारद हो गई और अब वहां शादी की वही वीडियो रिकॉर्डिंग नजर आने लगी, जिसमें काफी प्रसिद्ध चेहरे नजर आ रहे थे। कुछ देर पर्दे पर फिल्म चलती रही, फिर वो फिल्म एक खास चेहरे पर जाकर रुक गई। वो सुल्तान फौजी का चेहरा था, जिसमें उसे बिल्कुल साफ साफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बेटी को कोई कीमती गिफ्ट देते हुए दर्शाया गया था। धीरे धीरे उसका चेहरा पर्दे पर क्लोज होता चला गया। माय गॉड, ये तो 100% सुल्तान फौजी है। यस। पाकिस्तान सरकार से इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई? करण सक्सेना ने पूछा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यह नहीं कहा गया कि उनके कंट्री में हमारा अपराधी है, जिसे उनको फौरन हमारे हवाले करना चाहिए? पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी बात की गई थी, लेकिन उधर से जो जवाब मिला वो काफी निराशाजनक था। क्या जवाब मिला? सबसे पहले तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इसी बात से इनकार किया कि जो व्यक्ति शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाया गया वो सुल्तान फौजी है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने एकदम साफ तौर पर कहा कि सुल्तान फौजी नाम का कोई कश्मीरी आतंकवादी इन दिनों पाकिस्तान में नहीं है। जो व्यक्ति वीडियो कैसेट में दिखाया गया है उसकी शक्ल सूरत इत्तेफाक से सुल्तान फौजी से मिलती है। इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा कि वो आदमी पूरी तरह पाकिस्तानी है और एक प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ उस शादी में शामिल होने आया था। वेरी सिंपल, नो आर्ग्यूमेंट आफ्टर दिस। यानी वो लोग सुल्तान फौजी को किसी भी हालत में भारत को सौंपने के इच्छुक नहीं है। यस, किसी भी हालत में नहीं। ओह, बहरहाल अब यही तुम्हारा मिशन है। गंगाधर महंत ने हवाना सिगार का कश लगाते हुए कहा, तुमने इस बार इस्लामाबाद जाकर सबसे पहले सुल्तान फौजी को तलाश करना है और फिर उसे वहीं फांसी की सजा देनी है जो भारत की स्पेशल कोर्ट ने उसे सुनाई थी। वो 5000 निर्दोष लोगों का खूनी है करण। उसकी मौत सबक होगी दूसरे आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तान सरकार के लिए। अगर तुम सुल्तान फौजी को पाकिस्तान के अंदर घुसकर फांसी देने में कामयाब रहे, इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने में कामयाब रहे, तो फिर आतंकवादियों के दिलो दिमाग में खौफ बैठ जाएगा। ये सीधे सीधे पाकिस्तान के मुंह पर जबरदस्त तमाचा होगा। आतंकवादी समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि वो उनकी जानों की हिफाजत कर सके। आज की तारीख में ये एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। बाय द वे, इस मिशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुम्हारा फर्जी नाम से जाली पासपोर्ट भी बन चुका है और उस पर वीजा भी लग चुका है। ये लो,
गंगाधर महंत ने फौरन अपनी जेब से एक जाली पासपोर्ट निकालकर कमांडर की तरफ बढ़ाया। करण सक्सेना ने पासपोर्ट खोलकर देखा। वो पासपोर्ट एकदम कंप्लीट था। उसमें वीजा की स्लिप वगैरह सब लगी हुई थी। गुड, यानी इस बार मुझे एक जल्लाद की भूमिका अभिनीत करनी है, एक फांसी देने वाले जल्लाद की भूमिका। तुम कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन बस इतना याद रखो कि यह मिशन काफी महत्वपूर्ण है। एक बात और। क्या? इस्लामाबाद पहुंचने के बाद इस मिशन में रजिया नाम की एक लड़की तुम्हारी काफी मदद करेगी। रजिया? यस, रजिया। गंगाधर महंत ने एक बार फिर प्रोजेक्टर रूम की तरफ हाथ से इशारा किया तो 35 मिलीमीटर के पर्दे पर अब रजिया की तस्वीर नजर आने लगी। रजिया, मुश्किल से 26-27 साल की एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की, जिसका कद लंबा था, बदन छरहरा था, रेशम से मुलायम सुनहरी बाल, पतली कमर, भारी नितंब, दमकता चेहरा। रजिया में वो सब कुछ था जो किसी भी खूबसूरत लड़की में होना चाहिए। उस समय वो सलवार कमीज और पुलोवर पहने थी। कमांडर करण सक्सेना अपलक रजिया को देखता रहा। रजिया कौन है? रजिया एक हिंदुस्तानी लड़की है, गंगाधर महंत ने बताया। रजिया का बड़ा भाई कभी पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन एक दिन वहां अचानक उसका राज खुल गया और तब पाकिस्तान के किसी फौजी ने उसकी इस्लामाबाद में ही गोली मारकर हत्या कर दी। ओह, अपने बड़े भाई की मौत से रजिया इस कदर आंदोलित हुई कि वो उसकी मौत का बदला लेने के लिए खुद भी पाकिस्तान जा पहुंची। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जाकर उसने वहां की फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल हैदर अली से शादी कर ली और मुकम्मल तौर पर वहीं की शहरी बन गई। क्या उसने अपने भाई के हत्यारे को भी मार डाला? नहीं, दरअसल इसीलिए तो वो वहां अपनी शादी करने पर मजबूर हुई, क्योंकि इस्लामाबाद पहुंचने के 1 महीने बाद भी उसे अपने भाई के हत्यारे का कुछ पता नहीं लगा था कि वो कौन है, कहां है, जबकि उसका वीजा खत्म हो रहा था। इसलिए उसने पाकिस्तान में रहने के लिए ही वो कदम उठाया था और अपनी शादी कर ली। बहुत बड़ी कुर्बानी दी रजिया ने। करण सक्सेना के नेत्र फटे। दरअसल रजिया अपने भाई से बेइंतहा प्यार करती थी। गंगाधर महंत ने अपलक रजिया की तस्वीर को देखते हुए कहा, आज उसे पाकिस्तान में रहते हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी पूरे जोश के साथ अपने भाई के हत्यारे को ढूंढने में लगी है। जिस दिन भी उसे अपने भाई का हत्यारा मिल गया, वो उसी दिन उसकी हत्या करके वापस हिंदुस्तान लौट आएगी। बहरहाल इस्लामाबाद पहुंचने के बाद तुमने सबसे पहले रजिया से मिलना है। रजिया क्योंकि पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल की बीवी बनी हुई है, इसीलिए वो सुल्तान फौजी तक पहुंचने में तुम्हारी मदद कर सकती है, बड़ी मदद कर सकती है। क्या रजिया मेरे मिशन के बारे में जानती है? यस, उसे इस बारे में इंफॉर्मेशन भेजी जा चुकी है, गंगाधर महंत ने बताया, और अब वो इस्लामाबाद में तुम्हारी ही बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। गुड। जबकि गंगाधर महंत ने हवाना सिगार का एक और कश लगाया था। रजिया का एड्रेस? गंगाधर महंत ने फौरन ही एक कागज पर लिखकर रजिया का एड्रेस कमांडर की तरफ बढ़ा दिया। कल ही तुमने इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाना है। गंगाधर महंत बोले, अब्बास अहमद के नाम से तुम्हारी फ्लाइट का टिकट भी बुक कराया जा चुका है। ये रहा टिकट। गंगाधर महंत ने टिकट भी कमांडर करण सक्सेना की तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द सुल्तान फौजी को उसके अपराध की सजा देकर वापस लौटोगे करण। ऐसा ही होगा चीफ। गुड। कोई और आदेश चीफ? नहीं, बल्कि कुछ नहीं। कमांडर करण सक्सेना तुरंत ही कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। उसके साथ साथ गंगाधर महंत ने भी कुर्सी छोड़ दी थी। उस दिन कमांडर करण सक्सेना ने काफी देर तक उस केस के सभी पहलुओं पर विचार किया। उसे एक अपराधी को सजा देनी थी, फांसी की सजा। सचमुच वो एक अद्भुत मिशन था। ऐसा मिशन उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं सौंपा गया था। कमांडर ये सोचते ही सिहर उठा कि इस बार उसे एक जल्लाद की भूमिका अदा करनी है। ऐसे जल्लाद की भूमिका जो हर हालत में मुजरिम को फांसी पर लटकाकर ही छोड़ता है। वाकई वो एक करामाती मिशन था, करामाती भी और खून से रंगा हुआ भी। यह मिशन कमांडर करण के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। वो इतने खतरनाक और रोमांचक मिशन पर पहले कभी नहीं भेजा गया था।
पर उसकी काबिलियत और कुशलता पर गंगाधर महंत को पूरा भरोसा था। देखना तो अब ये दिलचस्प होगा कि क्या कमांडर करण सक्सेसफुली इस मिशन को पूरा कर पाता है या नहीं। क्या वो सुल्तान फौजी को फांसी पर चढ़ा पाता है या नहीं। जानने के लिए बढ़ चलिए कहानी के अगले अध्याय पर। सर्जिकल स्ट्राइक भाग 2। कमांडर पाकिस्तान में। अगले दिन कमांडर करण सक्सेना इस्लामाबाद जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। सुबह के उस समय 10 बज रहे थे। मौसम आज बिल्कुल साफ था और चारों तरफ हल्की धूप छिटकी हुई थी जब करण सक्सेना इंडियन एयरलाइंस के एक विमान में जाकर बैठ गया। ठीक 10:15 बजे विमान ने रनवे छोड़ा। कमांडर करण सक्सेना पाकिस्तान के बारे में सोचने लगा। पाकिस्तान जो कभी भारत का एक अटूट अंग था, लेकिन नफरत की धारा में बहकर वो न सिर्फ भारत से अलग हो गया, बल्कि आज की तारीख में वह दुनिया के मानचित्र पर भारत का सबसे कट्टर दुश्मन भी था। भारत में नक्सलवाद की समस्या हो या पंजाब में खालिस्तान का आंदोलन हो या कश्मीर की आजादी का इशू, हम सब जानते हैं कि इन सभी आतंकवादी गतिविधियों के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ रहा है। पाकिस्तान जिसे भारत के अंदरूनी मामले में टांग अड़ाने की अब कुछ आदत सी हो गई है। कई घंटे का सफर करने के बाद शाम के उस समय 5 बज रहे थे जब इंडियन एयरलाइंस के विमान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस्लामाबाद एक नया बसा हुआ शहर है, इसलिए वहां की इमारतें यूरोपियन पद्धति की हैं। बड़े बड़े आधुनिक पुल हैं, खूबसूरत मस्जिदें हैं, पार्क हैं, कई प्रकार के मनोरंजन और क्रीड़ा स्थल हैं। कुल मिलाकर इस्लामाबाद को एक आधुनिक शहर कहा जा सकता है। इसके अलावा वहां की सड़कों पर अमेरिकी और जापानी कारें भी बहुतायत में दौड़ती हुई दिखाई दे जाएंगी। वहां के बाजारों में भी अमेरिकी, चीनी और जापानी सामान की भरमार है। कमांडर करण सक्सेना कस्टम से निपटने के बाद अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला। इस्लामाबाद की सड़कें उसका स्वागत कर रही थीं। वो सड़कें जिन पर उसने बहुत जल्द गोलियों की बौछारें करनी थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कमांडर ने एक टैक्सी पकड़ी और फिर वह एक होटल की तरफ उड़ चला। होटल साहिल पैलेस। यह उस 5 सितारा होटल का नाम था जिसमें कमांडर करण सक्सेना जाकर ठहरा। होटल के काउंटर रजिस्टर में भी कमांडर ने अपना नाम अब्बास अहमद लिखा। फिर वो आनन फानन अपने रूम में पहुंचा। वह एक बड़ा सजा धजा कमरा था। वहां ऐशो आराम की तकरीबन हर चीज मौजूद थी। उसने नहा धोकर सबसे पहले सफर की सारी थकान उतारी। फिर उसने रूम सर्विस को ऑर्डर देकर पीटर स्कॉट शराब की बोतल मंगाई जो पाकिस्तान में भी मिलती थी। हालांकि वहां शराब बैन है, लेकिन फिर भी ज्यादा कीमत पर सब चीजें उपलब्ध थीं। वह गटागट आधी से ज्यादा शराब की बोतल एक ही बार में खाली कर गया। उसके बाद वो बिस्तर के हवाले हो गया था। सुबह के 8 बजे जब उसकी आंख खुली तो न सिर्फ उसका जिस्म बल्कि दिमाग भी तरोताजा था। बिस्तर से उठते ही कमांडर ने अपने मिशन से संबंधित जाल बुनना शुरू कर दिया। मौत के खेल की शुरुआत हो गई थी। उसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले, जिसकी वजह से उसका रूप काफी चेंज हो गया। उसने योजना अनुसार खाकी शर्ट और खाकी पैंट पहनी। अटैची के अंदर से ही उसने एक थैला निकाला, कुछ कागज निकाले। फिर वो चुपचाप दबे पांव उस होटल से बाहर निकल गया। उस समय 6 बज रहे थे। अब उसे जल्द से जल्द रजिया से मिलना था। होटल साहिल पैलेस से बाहर निकलते ही कमांडर ने थैला अपने कंधे पर लटका लिया और उसमें कागज भर लिए। पलक झपकते ही वो बिल्कुल पोस्टमैन लगने लगा। फिर उसने टैक्सी पकड़ी और अगले ही पल वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैदर अली की कोठी की तरफ उड़ चला। कमांडर ने वो टैक्सी कोठी से थोड़े ही फासले पर छोड़ दी। लेफ्टिनेंट कर्नल की कोठी इस्लामाबाद के बेहद पॉश इलाके में थी। बाकी का रास्ता कमांडर करण सक्सेना ने पैदल ही तय किया। कोठी के सामने पहुंचते ही वो चौंका। कोठी क्या थी? बाकायदा महल थी। उसकी बाहर से ही शानो शौकत राजा महाराजाओं जैसी लग रही थी।
पाकिस्तान में फौज कितनी शक्तिशाली है, इसका वो कोठी जीता जागता नमूना थी। कोठी के बाहर ही फौज की वर्दी में सजा धजा एक राइफलधारी जवान खड़ा था, जो कमांडर करण सक्सेना को देखते ही अलर्ट हो गया। कहिए, क्या लेफ्टिनेंट कर्नल हैदर अली साहब की कोठी यही है? जी हां। उनकी बेगम मिसेस रजिया के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट है। कमांडर करण सक्सेना पोस्टमैन की भूमिका अदा करता हुआ बोला। मुझे डॉक्यूमेंट उन्हें देने हैं। लाओ, जवान ने कहा। मुझे दे दो डॉक्यूमेंट। तुम्हें कैसे दे सकता हूं? करण सक्सेना बोला। मुझे उनसे रिसीविंग सिग्नेचर भी कराने हैं। लाओ, सिग्नेचर भी मैं ही किए देता हूं। अजीब बात है, तुम उनकी जगह सिग्नेचर कैसे कर सकते हो? क्या मिसेस रजिया कोठी पर नहीं है? हैं? फिर तुम उन्हें क्यों नहीं बुला देते, या फिर दरवाजा खोल दो, मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। क्या उन्हीं के सिग्नेचर होने जरूरी हैं? जरूरी हैं, तभी तो मैं इतनी जिद भी कर रहा हूं। कमांडर करण सक्सेना बोला, वरना मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट देकर चला न जाता। एक पल उस राइफलधारी जवान ने कुछ सोचा, फिर आगे बढ़कर उसने लोहे का विशाल आयरन गेट खोल दिया। ठीक है, जाओ अंदर। राइफलधारी जवान बोला, और जल्दी से वापस लौटना। मैं क्या अंदर बसने के लिए जा रहा हूं, डॉक्यूमेंट ही तो देकर आना है। कमांडर करण सक्सेना भिन्नाता हुआ बोला। लोहे का विशाल आयरन गेट खोलते ही कमांडर को सामने एक लंबा चौड़ा ड्राइववे नजर आने लगा। अभी वो उस ड्राइववे पर चंद कदम ही चला होगा कि तभी उसे एकाएक रजिया नजर आई, जो तेज तेज कदमों से उसी तरफ चली आ रही थी। उस समय वो गुलाबी रंग का हाउस गाउन पहने थी और उस सिंपल सी ड्रेस में भी बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। कहिए, क्या बात है? रजिया उसके नजदीक आकर बोली। आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट है मैडम। कहां है? कमांडर करण सक्सेना ने फौरन एक कागज रजिया की तरफ बढ़ा दिया। उसने पलट कर देखा। लोहे के आयरन गेट पर खड़ा राइफलधारी जवान अभी भी उसे ही देख रहा था। उधर रजिया की नजर जैसे ही कागज पर पड़ी, वह बुरी तरह चौंकी। कागज पर कोड वर्ड में लिखा था, सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत। उस पंक्ति को देखते ही रजिया के दिमाग में धमाका सा हो गया। उसने हक बकाकर कमांडर को देखा। कमांडर? रजिया के मुंह से तेज सिसकारी छूटी। यस। रजिया ने एकदम झपट कर कमांडर के हाथ से पेंसिल छीन ली और फिर उसके हाथ में थमे एक कागज पर आनन फानन यूं चंद शब्द घसीट कर लिखे, जैसे सिग्नेचर कर रही हो। आज रात 9 बजे सुलेमान क्लब पहुंचो, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। वह चंद शब्द लिखने के बाद रजिया जितनी तेजी से उसकी तरफ आई थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वापस लौट गई। कमांडर करण सक्सेना हक्का बक्का सा रजिया को जाते देखता रहा, फिर वो भी खामोशी से वापस लौट गया। सुलेमान क्लब, वह इस्लामाबाद का बेहद मशहूर क्लब था, जिसका एड्रेस कमांडर करण सक्सेना को बिना किसी परेशानी के फौरन ही मालूम हो गया। अगर हम सुलेमान क्लब को मशहूर क्लब की बजाय बदनाम क्लब कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो बदनाम था, इसीलिए मशहूर था। उस क्लब की सबसे बड़ी खूबी तो यही थी कि वो इस्लामाबाद के उस इलाके में बना हुआ था जो रेड लाइट एरिया कहा जाता है, और जहां 1 किलोमीटर के दायरे में कई हजार वैश्यालय स्थापित है। उस क्लब की दूसरी खूबी यह थी कि वहां गैर कानूनी तरह से जुआ खेला जाता था, शराब मिलती थी और लड़कियों के सौदे भी होते थे। कुल मिलाकर सुलेमान क्लब अय्याशी का फुल अड्डा था। कमांडर करण सक्सेना को इसी बात की बड़ी हैरानी हुई कि रजिया ने उसे इतनी बदनाम जगह पर क्यों बुलाया है। वो 8:30 बजे ही क्लब पहुंच गया। 8:45 बज गए, 9 बज गए, 9:15 बज गए, पर रजिया वहां न आई। अब कमांडर करण सक्सेना निराश होने लगा। उसे लगने लगा कि रजिया वहां नहीं आएगी। 9:30 बजे जब वो वहां से वापस जाने का मन बना रहा था, तभी एकाएक रजिया के वहां कदम पड़े। कमांडर करण सक्सेना उसे देखकर चौंका। रजिया ने सड़क छाप वैश्याओं की तरह चेहरे पर खूब गहरा मेकअप पोत रखा था
और काफी सस्ते तथा बदन दिखाऊ कपड़े पहन रखे थे। अपनी उस वेशभूषा में वह कोई वैश्या ही नजर आ रही थी। रजिया उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। हेलो, रजिया संभल कर बैठती हुई बोली। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई कमांडर। हाँ, तुम्हारा इंतजार करने के बाद मैं वापस ही जा रहा था। तुम तो जानते ही हो, रजिया बोली, मेरा कोठी से निकलना कितना मुश्किल है। हर वक्त मुझे कड़े पहरे में रहना होता है। उस समय सुलेमान क्लब के हॉल में धीमा प्रकाश था। सभी मेजें फुल थीं, लेकिन हॉल में उपस्थित तमाम लोग एक दूसरे में मग्न थे। उन्हें अन्य लोगों से जैसे कोई सरोकार ही न था। यह जगह थोड़ी बदनाम जरूर है, रजिया बोली, पर हमारे लिए बहुत महफूज है। यहां हम इत्मीनान से किसी भी सब्जेक्ट पर बातें कर सकते हैं और यहां इस बात का भी कोई खतरा नहीं है कि कोई हमारी बातचीत सुन लेगा। मुझे 2 दिन पहले ही तुम्हारे आने की इंफॉर्मेशन मिली थी। कमांडर करण सक्सेना ने डनहिल सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। और क्या क्या बताया गया था मेरे बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही बताया था कि तुम सुलेमान फौजी को सजा देने के लिए भेजे जा रहे हो। मुझे तुम्हारी हर मुमकिन मदद करनी है। मुस्कुराया कमांडर। तो क्या तुम मेरी मदद के लिए तैयार हो? हाँ, जितनी मुझसे मुमकिन होगी मैं करूंगी। सुल्तान फौजी का एड्रेस जानती हो? मुझे मालूम था। रजिया ने गहरी सांस लेकर कहा कि तुम मुझसे पहला सवाल यही करोगे, इसलिए मैंने सुल्तान का एड्रेस पता लगाने की काफी कोशिश की थी। दरअसल सुल्तान फौजी पहले तो इस्लामाबाद में खुलेआम घूमता था, लेकिन जब से भारत सरकार ने पाकिस्तानी ऑफिसर्स से उसके बारे में पूछताछ की है, तब से वह अंडरग्राउंड हो गया है। मैंने उसका पता लगाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। फिर कुछ पता चला? नहीं। रजिया की गर्दन इनकार की सूरत में हिली। काफी कोशिशों के बावजूद भी मैं उसका एड्रेस पता लगाने में नाकाम रही। अलबत्ता अपनी कोशिशों से मुझे यह जरूर मालूम हुआ कि वेस्टर्न चौक पर नफीसा बाई नाम की एक 38-40 साल की औरत रहती है, जो चोरी छिपे शराब बेचती है और सुल्तान फौजी अक्सर उसके ठिए पर शराब पीने जाता है। सुल्तान फौजी को पूरे इस्लामाबाद में उसी के यहाँ की शराब पसंद है। ओह, इसके अलावा मैंने ये भी सुना है, रजिया थोड़ी दबी ज़बान में बोली, कि नफीसा बाई और सुल्तान फौजी के बीच जिस्मानी रिश्ते भी हैं, इसलिए भी सुल्तान फौजी का अक्सर उसके यहाँ आना जाना होता है। यानी करण सक्सेना ने डनहिल की राख एशट्रे में झाड़ी। आज की तारीख में सुल्तान फौजी के कहीं भी आने जाने का एक ही परमानेंट ठिकाना है, और वो है नफीसा बाई का ठिया। बिल्कुल। फिर तो नफीसा बाई को यह भी जरूर मालूम होगा कि सुल्तान फौजी आज की तारीख में रहता कहां है। बिल्कुल मालूम हो सकता है। पहले वो कहां रहता था? उस जगह को अब देखने में कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वह एक सरकारी कोठी है और अब उस कोठी को एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम अलॉट कर दिया गया है। ओह। तभी रजिया ने अपने पर्स से एक घड़ी निकालकर कमांडर करण सक्सेना की तरफ बढ़ाई। फिर पहले की तरह ही धीमे स्वर में बोली, ये लो, अब इस घड़ी को अपने पास ही संभाल कर रखना कमांडर। क्यों? करण सक्सेना ने हैरत से उस घड़ी को उलट पलट कर देखा। इसमें ऐसी क्या खास बात है? दरअसल ये घड़ी एक ट्रांसमीटर है, रजिया जबरदस्त रहस्य उद्घाटन करते हुए बोली। अब मुझे जब भी तुमसे संपर्क स्थापित करना होगा, इसी घड़ी के जरिए से करूंगी। इस घड़ी के ऊपर लगा लाल बल्ब देख रहे हो? कमांडर की निगाह फौरन लाल बल्ब पर जाकर केंद्रित हो गई। जब भी ये लाल बल्ब स्पार्क करे, रजिया बोली, तभी समझ जाना कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इस लाल बल्ब के नीचे तुम्हें जो काली सी जाली नजर आ रही है, वह माइक है, जिसके जरिए तुम्हारी आवाज मेरे तक पहुंचेगी। गुड। कमांडर करण सक्सेना ने वो हैरत अंगेज रिस्ट वॉच अपनी जेब में रख ली। उसने डनहिल का एक कश और लगाया। इसके अलावा मैं तुम्हें एक खास बात और बता देना चाहती हूं। क्या? तुम कभी इस घड़ी पर मुझसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं करोगे कमांडर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हैदर अली या कोई और मेरे आसपास हो और तभी इस घड़ी का लाल बल्ब स्पार्क करने लगे।
इससे मैं उसी पल शक के दायरे में आ जाऊंगी। इसलिए जब भी मुझे तुमसे बात करनी होगी मैं खुद करूंगी, समझे? मैं खुद। ठीक है, मैं इस घड़ी के जरिए कभी तुमसे संपर्क स्थापित नहीं करूंगा। ओके, मुझे अब चलना चाहिए। रजिया कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। हैदर भी अब तक कोठी पर आ गया होगा। अगर वो मुझे ज्यादा देर कोठी से गायब देखता है तो शक करने लगता है। कमांडर भी रजिया के साथ साथ कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल कर सकता हूं? पूछो। तुम्हें अपने भाई के हत्यारे का कुछ पता चला? उस सवाल को सुनकर रजिया का चेहरा भट्टी की तरह दहकने लगा। कमांडर, रजिया ने दांत किटकिटाते हुए कहा, जिस दिन भी मुझे उस दुष्ट का पता चल गया वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और उस दिन के बाद एक पल भी मैं और इस कंट्री में रहना गुनाह समझूंगी। और उस दिन के बाद एक पल भी मैं इस कंट्री में रहना गुनाह समझूंगी। उसके बाद अबाउट टर्न लिया रजिया ने, फिर तेज तेज कदम रखती हुई सुलेमान क्लब से बाहर निकल गई। कमांडर भी चहलकदमी से करता क्लब से बाहर निकला। उसने अपनी रिस्ट वॉच देखी। अब रात के 10 बजने जा रहे थे। यहां नफीसा बाई से मुलाकात करने का समय नहीं था। उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने होटल जा पहुंचा। कमांडर करण का मिशन शुरू हो चुका है। सुल्तान फौजी को पकड़ने की पहली सीढ़ी का पता वो लगा चुका था। अब उसे मिलना था तो नफीसा बाई से। पर क्या नफीसा बाई इतनी आसानी से करण को सुल्तान तक पहुंचा देगी? क्या उसके मिशन की ये पहली सीढ़ी ही उसकी जीत की पैगाम बन जाएगी? कैसे बढ़ता है कमांडर करण अपने इस अविश्वसनीय मिशन के आगे? जानने के लिए बढ़ चलिए कहानी के अगले अध्याय पर। सर्जिकल स्ट्राइक भाग 3। एक बदनाम एरिया। अगले दिन कमांडर वेस्टर्न चौक पहुंचा। वेस्टर्न चौक का इलाका इस्लामाबाद में बिल्कुल उसी तरह बदनाम है जिस तरह मुंबई में धारावी या ट्रांजिट कैंप का इलाका बदनाम है। वहां चरस, अफीम, गांजा से लेकर कोकीन, हशीश, मैरिजुआना, स्मैक और हेरोइन तक मिलती है। कच्ची शराब से लेकर शैंपेन की बोतलें तक वहां मिल जाएंगी। उसी तरह जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली लड़कियों के भी वहां बड़े अलग अलग रेट हैं। जैसे उनके रेट थे वैसी ही उनकी क्वालिटी थी। कमांडर ने देखा नफीसा बाई का ठिया काफी बड़े एरिया में फैला था और उसके ऊपर लाल रंग की पक्की खपरेल पड़ी थी। इतना ही नहीं, उस ठिये में बाकायदा दारू का अड्डा भी खुले तौर पर चल रहा था और 19-19, 20-20 साल के लड़के दारू सर्व करते इधर से उधर घूम रहे थे। काहे का बैन था उस कंट्री में? सब कुछ तो खुल्लम खुल्ला था। ओनली हिपोक्रेसी थी। बातें बड़ी बड़ी, काम के नाम पर जीरो। कमांडर करण सक्सेना ने डनहिल सुलगा ली और वह अड्डे के बिल्कुल बीच जाकर खड़ा हो गया। यहां सुनो, उसने एक लड़के को आवाज दी। जी? लड़का फौरन लपक कर उसके करीब आया। नफीसा बाई कहाँ है? नफीसा बाई? हाँ। बाई से क्या काम है? वही काम है जो दूसरे लोगों को होता है। इस बात पर वह लड़का हंसा। हंस क्यों रहा है बे? तत्काल उस लड़के की बत्तीसी बंद हो गई। जवाब नहीं दिया। बाई कहाँ है? कमांडर करण सक्सेना पहले की तरह ही कठोर लहजे में बोला, उधर बाजू वाले कमरे में है। कमांडर करण सक्सेना की निगाह अब बाजू वाले कमरे की तरफ उठी। बार के बिल्कुल एक तरफ कोने में वो कमरा बना हुआ था जिसके अंदर उस लड़की के मुताबिक नफीसा बाई थी। फिलहाल उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इतना ही नहीं, उस कमरे के नजदीक ही शराबियों के मनोरंजन के लिए फुल वॉल्यूम में एक डेक भी बज रहा था जिस पर पंजाबी गीतों का कार्यक्रम चालू था। कमांडर करण सक्सेना उस बाजू वाले कमरे के सामने पहुंचा। फिर उसने उस कमरे का दरवाजा थपथपाया तो उसे मालूम हुआ कि वह दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। कौन? किसी औरत द्वारा पूछे गए उस सवाल के जवाब में कमांडर ने फौरन दरवाजे के दोनों पल्ले खोल दिए। तत्काल उसे सामने प्लास्टिक की चटाई पर एक 38-40 साल की औरत लेटी हुई नजर आई जो आधी से ज्यादा नंगी थी। उसके सिरहाने ही एक जवान लड़की बैठी थी जो बादाम के तेल से उसकी दोनों छातियों की कसकर मालिश कर रही थी।
जो औरत प्लास्टिक की चटाई पर लेटी थी वह जरूर नफीसा बाई थी, और जो लड़की उसकी सेवा कर रही थी वो जरूर उसकी सेवादार थी। यह क्या बदतमीजी है? कमांडर करण सक्सेना को यूं एकाएक अंदर घुसते देखकर नफीसा बाई चिल्लाते हुए उठी। जवाब में करण सक्सेना बड़े खतरनाक अंदाज में हंसा। कौन हो तुम? नफीसा बाई दोबारा चिल्लाई। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। कैसा जरूरी काम? इस लड़की को बाहर भेज दो, फिर काम के बारे में भी बताता हूं। लेकिन जैसा कह रहा हूं वैसा करो, इसी में तुम्हारा भला है। कमांडर की आवाज में कुछ ऐसा अधिकार का पुट था कि नफीसा बाई हैरानी से उसे देखती रह गई। फिर उसने लड़की की पीठ थपथपाई। बेबी तुम जरा जाओ। लड़की हिचकिचाई। जैसा कह रही हूं वैसा करो। लड़की चुपचाप अपनी पाजेब बजाती हुई वहां से चली गई। लड़की के जाते ही कमांडर करण सक्सेना ने उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाकायदा सिटकनी भी चढ़ा दी। अब बताओ, नफीसा बाई बोली। कौन हो तुम? तुम मुझे एक जल्लाद भी कह सकती हो, कमांडर बड़े इत्मीनान के साथ बोला। ऐसा जल्लाद जो एक गुनहगार को फांसी देना चाहता है। ये क्या बेहुदा बात कर रहे हो? कमांडर करण सक्सेना के चेहरे पर अब खूंखार भाव मंडराने लगे। तुम इसे बेहुदा बात कह सकती हो भाई, कमांडर बोला, लेकिन यही बेहुदा बात मेरा मिशन है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है कि एक जल्लाद किसी अपराधी को फांसी देने के लिए इस तरह सड़क पर घूम रहा है, लेकिन तुम्हें यह बात सुनकर शायद और ज्यादा हैरानी होगी कि मैं अपने इसी मिशन को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान से यहां आया हूं। हिंदुस्तान? उसके नेत्र फटे। हां, कौन है वो आदमी जिसे तुम फांसी देना चाहते हो? सुल्तान फौजी। सुल्तान फौजी? नफीसा बाई के मुंह से चीख सी खारिज हो गई, जबकि कमांडर के होठों की मुस्कान अब कुछ गहरी हो गई थी। वो वहीं नफीसा बाई के सामने एक बांस की कुर्सी पर टांगे पसार कर बैठ गया। अब ये मत कह देना बाई, कमांडर बोला, कि तुम सुल्तान फौजी नाम के किसी शख्स को नहीं जानती, क्योंकि मुझे किसी ने यह बहुत पक्की रिपोर्ट दी है कि तुम फौजी के बारे में काफी कुछ बता सकती हो। वहीं नजदीक वाली टेबल पर स्कॉच की एक बोतल रखी थी। कमांडर ने बड़े खतरनाक अंदाज में स्कॉच की वो बोतल उठाई, फिर गटागट एक ही घूंट में स्कॉच की उस बोतल को आधी से ज्यादा खाली कर गया। नफीसा बाई फटे फटे नेत्र से उसे देखती रह गई। फिर कमांडर ने स्कॉच की वो बोतल इतनी जोर से मेज पर पटकी कि वह टूट गई और उसके अंदर मौजूद स्कॉच ने पूरी मेज को गीली कर डाला। मेरी आज तुमसे मुलाकात जरूर पहली बार हो रही है, कमांडर करण सक्सेना हिंसक मुद्रा में ही बोला, लेकिन मैंने तुम्हारी और फौजी की प्रेम लीलाओं के काफी किस्से सुन रखे हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि उसे तुम्हारे यहाँ की शराब बहुत पसंद है। किसने बताया तुम्हें ये सब? नफीसा बाई शुष्क स्वर में बोली। काले चोर ने बताया, आसमान से उतरे फरिश्ते ने बताया। उसने ये भी बताया कि सुल्तान फौजी को तुम्हारे अंदर हद से ज्यादा दिलचस्पी है। वैसे भी ऐसा बदमाश आदमी शराब का ब्रांड आसानी से बदल लेता है, लेकिन औरत का ब्रांड जरा मुश्किल से ही बदल पाता है। तुम्हें जरूर किसी ने गलत रिपोर्ट दी है, नफीसा बाई चीखी। उसके चीखते ही कमांडर फौरन हरकत में आ गया। वह एकदम स्प्रिंग लगे खिलौने की भांति कुर्सी से उछला और फिर धड़ाधड़ उसके घुटने की प्रचंड कटोरी नफीसा बाई के पेट में पड़ी। दहाड़ उठी नफीसा बाई। वह अपना पेट पकड़कर दोहरी हो गई। उसी पल धड़ाधड़ उसके घुटने की कटोरी नफीसा बाई की पीठ पर भी पड़ी। नफीसा बाई के मुंह से ऐसी हवा खारिज हुई जैसे गुब्बारे के अंदर से हवा निकली हो। वह औंधे मुंह चटाई पर जा गिरी। बाहर अभी भी पंजाबी गीत फुल वॉल्यूम में बज रहे थे, इसलिए अंदर क्या हो रहा है बाहर किसी को पता न था। कमांडर करण सक्सेना ने नफीसा बाई के बाल अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ लिए तथा फिर उसे बुरी तरह झंझोड़ा। मैं मालिश बहुत अच्छी तरह से करता हूं बाई, कमांडर करण सक्सेना ने जहरीली सांप की तरह फुंकारते हुए कहा, और फिर बाद में गोली की खुराक देना भी नहीं भूलता। इसलिए अगर लाश में नहीं बदलना चाहती
तो खामोशी से बताओ कि सुल्तान फौजी इस्लामाबाद में कहां छिपा हुआ है। मुझे नहीं मालूम। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम। धड़ाधड़ कमांडर ने दो झापड़ बाई के मुंह पर जड़े। उसकी आंखों के इर्द गिर्द रंग बिरंगे तारे घूम गए। उसी पल नफीसा बाई को भाग निकलने का एक मौका हासिल हुआ। वह एकदम झटके के साथ चटाई से उठी और फिर अद्वितीय फुर्ती से दरवाजे की तरफ लपकी। लेकिन वो दरवाजा खोलकर बाहर शराब खाने में पहुंच पाती उससे पहले ही कमांडर ने उसे दोबारा जकड़ लिया। जकड़ते ही कमांडर की नजर उसी कमरे में बनी लकड़ी की कुछ सीढ़ियों पर पड़ी जो नीचे तहखाने में चली गई थी। कमांडर ने एकदम उन्हीं सीढ़ियों की दिशा में नफीसा बाई को झटका दे दिया। वह लकड़ी की सीढ़ियों पर लुढ़कती हुई चली गई। वह चीखती हुई सीधे तहखाने में जाकर गिरी। कमांडर करण सक्सेना उसके पीछे पीछे धड़ाधड़ सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे तहखाने में पहुंचा। वहां का दृश्य बेहद विहंगमकारी था। वहां बड़ी बड़ी शराब की भट्टियां लगी हुई थी और लोहे के बेशुमार ड्रम रखे थे जिनमें कच्ची शराब भरी थी, लेकिन वहां आदमी कोई न था। नफीसा बाई नीचे गिरते ही उठी तथा फिर तहखाने में ही बने एक और रास्ते की तरफ दौड़ी। तब तक रिवॉल्वर भी कमांडर करण सक्सेना के हाथ में आ चुकी थी। रिवॉल्वर हाथ में आते ही वो फिरकनी की तरफ उंगलियों के गिर्द घूमी। रुक जाओ, कमांडर चिंघाड़ा, रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तत्काल नफीसा बाई के कदम फ्रीज हो गए। कमांडर ने पुनः झपटकर नफीसा बाई को दबोच लिया और रिवॉल्वर उसकी गर्दन पर रख दी। नहीं। नफीसा बाई पत्ते की तरह कपकपा उठी। नहीं, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। अगर मरना नहीं चाहती तो ये बताओ कि फौजी कहां है। मुझे नहीं मालूम। तुम झूठ बोल रही हो। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैंने तुम्हें फौजी का एड्रेस बता दिया तब तुम मुझे छोड़ दोगे? कोई गारंटी नहीं। फिर? लेकिन अगर तुमने मुझे फौजी का एड्रेस न बताया, करण सक्सेना ने दांत किटकिटाते हुए कहा, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बात की पक्की गारंटी है। नफीसा बाई हक्की बक्की से कमांडर को देखती रह गई। उसी पल कमांडर करण सक्सेना ने रिवॉल्वर का सेफ्टी लॉक पीछे खींचा। मेरे पास समय कम है, मुझे जल्दी सुल्तान फौजी का एड्रेस बताओ। नहीं। जल्दी। नफीसा बाई के चेहरे पर अब निर्णय अनिर्णय के चिन्ह नजर आने लगे। तभी कमांडर ने रिवॉल्वर की नाल उसकी छाती पर रखकर दबाई। फिर उसकी अंगुलियां भी तेजी से रिवॉल्वर के ट्रैगर की तरफ झपटी। नहीं। जल्दी करो। बताती हूँ। नफीसा बाई का सांस बुरी तरह फूलने पिचकने लगा। बताती हूँ। सुल्तान फौजी आजकल गवर्नर हाउस में छिपा हुआ है। नफीसा बाई गहरी सांस लेकर बोली, गवर्नर हाउस? हाँ, मोहम्मद अली रोड, पुराना गवर्नर हाउस। वो गवर्नर हाउस जिसमें नीचे तहखाने में पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रेस है, जहां नोट छपते हैं, करेंसी छपती है और प्रेस के ऊपर गवर्नर हाउस है। क्या पाकिस्तानी का गवर्नर उस हाउस में रहता है? नहीं। नफीसा बाई की गर्दन इनकार में हिली। उसके लिए राष्ट्रपति भवन के पास एक नई कोठी अलॉट की गई है। फिलहाल फौजी ही उस पुराने गवर्नर हाउस में ठहरा है। वहां उसकी सुरक्षा के भी बड़े माकूल इंतजाम है। कैसे इंतजाम? ये मुझे नहीं मालूम। मैं कभी फौजी से मिलने गवर्नर हाउस नहीं गई। फौजी को ही जब मुझसे मिलना होता है वो खुद यहां आता है। उसी ने मुझे ये बताया कि वहां उसकी सुरक्षा के बड़े माकूल इंतजाम है। ओह। कमांडर करण सक्सेना का दायां हाथ अब नफीसा बाई के कंधे पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ उसकी गर्दन तक जा पहुंचा। फिर वो उसकी गर्दन भींचने लगा। ये क्या कर रहे हो? नफीसा बाई बौखला उठी। छोड़ो मेरी गर्दन, छोड़ो। लेकिन तब तक कमांडर का दायां हाथ नफीसा बाई की गर्दन पर काफी सख्त हो चुका था। छोड़ो।
नफीसा बाई ने चीखना चाहा, लेकिन चीख उसके हलक में ही घुट कर रह गई। उसके नेत्र दहशत से उबल पड़े। उसी पल कमांडर ने रिवॉल्वर उसके माथे के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। फिर एक बार रिवॉल्वर उसकी उंगलियों के गिर्द फिरकनी की तरफ घूमा तथा धाएं धाएं गोलियां चली। तत्काल नफीसा बाई की खोपड़ी तरबूज की तरह फट गई। उसे चीखने तक का मौका न मिला, उससे पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कमांडर ने नफीसा बाई के मुर्दा जिस्म को अपनी दोनों बाहों से उठाया तथा उसे शराब के एक बड़े ड्रम में डाल दिया। फिर उसने रिवॉल्वर वापस जेब में रखी। वह लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ता हुआ इत्मीनान से ऊपर पहुंचा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद उसने बाहर शराब खाने में कदम रखा, जहां अभी भी पहले की तरह ही मेला सा लगा था। डेक पर फुल वॉल्यूम में पंजाबी गीत बज रहे थे और ग्राहकों को शराब सर्व करने वाले लड़के इधर से उधर भागे भागे घूम रहे थे। बाई से काम हो गया साहब? तभी मालिश करने वाली लड़की एकाएक किसी भूत की तरह उसके पास नमूदार हुई। हां, कमांडर करण सक्सेना बोला। हां, काम हो गया। तबीयत एकदम खुश हो गई होगी साहब। बाई के साथ जो भी मर्द एक बार कुश्ती लड़ लेता है ना, उसकी पूरी बॉडी के नट बोल्ट खुल जाते हैं। करण सक्सेना हंसा। अब थोड़ी दारू भी चढ़ा लो साहब, तबीयत एकदम ठूठा हो जाएगी। नहीं, मुझे अभी अपनी तबीयत ठूठा नहीं करनी। मैं वैसे ही ठूठा हो गया हूं। अभी काफी काम निपटाना है। जैसी आपकी मर्जी साहब। कमांडर तेज तेज कदमों से चलता हुआ वहां से बाहर निकल गया। अब जब पता चल गया है कमांडर करण को सुल्तान फौजी का असली ठिकाना, कैसे करेगा वो अपना इंतकाम पूरा? क्या सुल्तान फौजी आसानी से कमांडर के हाथ लग जाएगा? नफीसा बाई का खून करना कहीं कमांडर को महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? क्या होता है इस खतरनाक मिशन का अंजाम? जानने के लिए बढ़ चलिए कहानी के अगले अध्याय पर। सर्जिकल स्ट्राइक भाग 4। गवर्नर हाउस में हंगामा। फिर कमांडर करण सक्सेना ने टैक्सी पकड़ी तथा पुराने गवर्नर हाउस पर पहुंचा। सारा काम काफी फास्ट स्पीड से हो रहा था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि सुल्तान फौजी का एड्रेस इतनी आसानी से हासिल हो जाएगा। उसने टैक्सी गवर्नर हाउस से काफी पहले ही छोड़ दी। फिर वो टहलता हुआ गवर्नर हाउस के सामने पहुंचा। गवर्नर हाउस के सामने वाली लाइन में ही एक काफी बड़ी किताबों की दुकान थी। कमांडर करण सक्सेना उसी दुकान में जा घुसा और फिर किताबों के पन्ने पलटते हुए गवर्नर हाउस का अवलोकन करने लगा। वह सचमुच कई एकड़ भूमि में फैला था। चूंकि उस गवर्नर हाउस के नीचे पाकिस्तान गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रेस थी और वहां करेंसी जैसी महत्वपूर्ण चीज छपती थी, इसलिए वहां की सिक्योरिटी तो वैसे भी जरूरत से ज्यादा होनी थी। कमांडर ने देखा गवर्नर हाउस की बाउंड्री वॉल जेल की चार दीवारी की तरह बहुत ऊंची ऊंची थी और काले स्याह पत्थर से बनी थी। इतना ही नहीं, बाउंड्री वॉल के ऊपर लोहे के कटीले तार भी बंधे थे, जिनमें जरूर करंट की व्यवस्था थी। उस गवर्नर हाउस की सबसे महत्वपूर्ण सिक्योरिटी ये थी कि उसके चारों कोनों पर कुतुब मीनार की तरह ऊंचे ऊंचे 4 सिक्योरिटी टावर बनाए गए थे, जिन पर फ्लड लाइट लगी थी, जो जरूर रात के समय जलती थी। इसके अलावा उन टावर पर 2-2 गार्ड खड़े थे, जो 24 घंटे खड़े रहते थे। उनके हाथों में एक एक दूरबीन और चीन में बनी एक एक AK-74 असॉल्ट राइफल भी थी। जरूर हर 8 घंटे बाद उन गार्डों की ड्यूटी बदल जाती होगी। गवर्नर हाउस में दाखिल होने का सिर्फ एक ही फाटक था और वो फाटक इतना लंबा चौड़ा था कि पूरा ट्रक उस फाटक के अंदर सहूलियत से चला जाए तथा बाहर आ जाए। उस फाटक के बाहर ही 2 गनमैन और खड़े थे। फिलहाल गवर्नर हाउस की यही सिक्योरिटी थी जो बाहर से नजर आ रही थी, लेकिन कमांडर जानता था कि सिक्योरिटी सिर्फ उतनी ही नहीं है। जरूर अंदर लॉन में भी चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी गनमैन फैले पड़े होंगे। कमांडर करण सक्सेना थोड़ी देर में ही भांप गया कि वाकई सुल्तान फौजी जबरदस्त सुरक्षा घेरे में है। वहां कदम कदम पर मौत थी। कोई भी आदमी अगर सुल्तान फौजी तक पहुंचना चाहेगा तो वह सबसे पहले फाटक द्वारा ही गवर्नर हाउस में घुसने की कोशिश करेगा।
लेकिन फाटक के रास्ते घुसने में पहली मुश्किल तो वही दोनों गार्ड थे जो फाटक के बाहर तैनात थे। अगर कोई उन्हें मारकर अंदर घुस जाए तो फिर अंदर मौजूद गार्डों से उसकी मुठभेड़ होनी थी, और अभी यही मालूम नहीं था कि अंदर और कितने गार्ड मौजूद हैं। उनकी संख्या 10 भी हो सकती थी और 100 भी हो सकती थी, यानी अंदर घुसने के बाद मरना ही मरना था। कमांडर करण सक्सेना किताब के पन्ने पलटता हुआ सिक्योरिटी के अन्य तरीकों पर गौर करने लगा। गवर्नर हाउस में फाटक के अलावा घुसने का जो दूसरा रास्ता था वह बाउंड्री वॉल थी, लेकिन वह रास्ता भी आसान नहीं था, बल्कि वह रास्ता तो पहले रास्ते से भी ज्यादा दुर्गम था। उस रास्ते के द्वारा गवर्नर हाउस के अंदर घुसने में पहली मुश्किल तो यही थी कि इतनी ऊंची बाउंड्री वॉल पर किस तरह चढ़ा जाए, और अगर कोई बाउंड्री वॉल पर चढ़ने का रास्ता भी ढूंढ निकालता तो फिर उस बाउंड्री वॉल के ऊपर जो करंट युक्त कटीले नंगे तार लगे थे वह अगली मुश्किल थे, और तारों से बचकर कोई आदमी अंदर लॉन में कूदेगा तो फिर वही हथियारबंद गार्ड समस्या थे, जिनके बारे में अभी यही मालूम नहीं था कि उनकी संख्या कितनी है। यानी कहीं ना कहीं मौत ने जरूर उसके ऊपर झपट पड़ना था। कमांडर के माथे पर परेशानी की रेखाएं खिंच गई। उसने दिखाने के लिए 3-4 किताबें भी खरीद ली। फिर कमांडर की आंखें गवर्नर हाउस के टावर पर जाकर चिपक गईं। उस पूरी सिक्योरिटी में सबसे खतरनाक 4 कोनों पर बने वह 4 टावर ही थे, क्योंकि दुश्मन गवर्नर हाउस में चाहे किधर से भी घुसे, लेकिन वो टावर पर खड़े गार्डों की निगाहों में जरूर आना था। फिर उन गार्डों के हाथ में AK-74 असॉल्ट राइफलें थी, यानी दुश्मन निगाह में आते ही फौरन लाश में बदल जाना था। करण सक्सेना ने डनहिल निकालकर सुलगा ली। वह थोड़ा बेचैन हो उठा। वाकई सुल्तान फौजी जबरदस्त सुरक्षा घेरे में था। जरूर पाकिस्तान सरकार को इस बात का पहले से संदेह हो गया था कि अब सुल्तान फौजी पर हमला हो सकता है, इसलिए उसे इतनी सुरक्षित स्थान पर रखा गया था। कमांडर डनहिल के कश लगाता रहा और किताबों के बीच इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन उसे इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी को भेदकर सुल्तान फौजी तक पहुंचने का कोई रास्ता न सूझा। आधा घंटा और इसी तरह गुजर गया। इस बीच करण सक्सेना ने एक किताब और खरीदी। तभी घटना घटी, वो घटना जिसने कमांडर करण सक्सेना के सुल्तान फौजी तक पहुंचने का हैरान कर देने वाला रास्ता बना दिया। दोपहर का जैसे ही 1 बजा, तभी गवर्नर हाउस का विशाल फाटक खुला और उसके अंदर से एक वैन बाहर निकली, जिसके दोनों तरफ अंग्रेजी और उर्दू में पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रेस लिखा था। वैन के बाहर निकलते ही फाटक पुनः बंद कर दिया गया, परंतु उस वैन को देखते ही कमांडर हरकत में आ चुका था। उसने डनहिल फेंकी और लगभग झपट कर किताबों की दुकान से बाहर निकला। तब तक वैन सड़क पर दौड़ने लगी थी। कमांडर करण सक्सेना फौरन वही सड़क के किनारे खड़ी एक टैक्सी में सवार हो गया। फिर चिल्लाया, जल्दी भगाओ, जल्दी। टैक्सी ड्राइवर ने फौरन टैक्सी सड़क पर दौड़ा दी। अब वो वैन के पीछे थी। किधर जाना है साहब? उस वैन का पीछा करो। वैन का पीछा? टैक्सी ड्राइवर सक पकाया। हाँ, लेकिन वह तो सरकारी वैन है साहब। वैन जरूर सरकारी है, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि उस वैन के जरिए कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। मैं एंटी करप्शन ब्यूरो का आदमी हूं। मुझे खास तौर पर इस ड्यूटी पर तैनात किया गया है कि मैं असलियत का पता लगाऊं। पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कहीं वैन के अंदर मौजूद आदमियों को अपना पीछा किए जाने का शक न हो जाए। मैं सब कुछ समझ गया साहब, सब कुछ समझ गया। वेरी गुड। टैक्सी अब वैन के पीछे थी। थोड़ा फासला बनाकर वैन का पीछा करते रहो। अब बेफिक्र रहें साहब, टैक्सी ड्राइवर गर्मजोशी के साथ बोला। उनके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि वैन का पीछा किया जा रहा है। देश के ऐसे गद्दारों को तो सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए साहब, जो इस तरह सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करते हैं। तुम जरूर सच्चे वतन परस्त हो, पक्का वतन परस्त हूं साहब। ये तो पाकिस्तान की बदनसीबी है कि ऐसे हरामजादे सरकारी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं और हमारे जैसे देश से प्यार करने वाले सड़कों पर जूते चटकाते फिरते हैं। कायदे आजम ने ऐसे मुल्क का ख्वाब थोड़ी ही देखा था। ये तो चोर उचक्कों का बदला हुआ पाकिस्तान है। वैन की तरफ ध्यान दो। उसी तरफ ध्यान है साहब।
लगभग 20 मिनट तक वो वैन इस्लामाबाद की सड़कों पर इधर से उधर दौड़ती रही। फिर वो वैन इस्लामाबाद के एक मशहूर होटल के सामने जाकर रुकी। कमांडर करण सक्सेना चौंका, क्योंकि वह वैन किसी होटल के सामने जाकर रुकेगी ये तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसके देखते ही देखते उस वैन के अंदर काफी सारा खाना रखा गया। उसके बाद वो वैन जिस तरह धुआंधार स्पीड से वहां तक आई थी उसी तरह वापस दौड़ पड़ी। अब क्या करूं साहब? टैक्सी ड्राइवर बौखलाया। पीछा करो, दोबारा पीछा करो। करण सक्सेना का आदेशात्मक स्वर। देखते हैं कि यह खाना लेकर कहां जाते हैं। ओके साहब। टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी पुनः वैन के पीछे लगा दी। इस बार भी वो बहुत सावधानी से वैन का पीछा कर रहा था। जल्द ही वैन दोबारा गवर्नर हाउस पर पहुंच गई और फिर जिस तरह विशालकाय फाटक से बाहर निकली थी उसी तरह उस फाटक के अंदर समाकर गायब हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी गवर्नर हाउस से थोड़ा आगे ले जाकर रोकी थी। फिर वो तब तक चुप रहा जब तक लोहे का विशालकाय फाटक पहले की तरह ही अंदर से बंद ना हो गया। ये तो कोई हंगामा नहीं हुआ साहब। फिर वो अपनी गर्दन पिछली सीट पर बैठे कमांडर करण सक्सेना की तरफ घुमाकर बोला, ये लोग सिर्फ खाना ही लेकर आए हैं। तुम अभी ये बात नहीं समझोगे जेंटलमैन। क्या मतलब? ये भी हो सकता है कि खाने के बंद डिब्बों में ही अफीम के पैकेट हो, स्मैक की पुड़ियां हो, हेरोइन के इंजेक्शन हो। अल्लाह अल्लाह। टैक्सी ड्राइवर के नेत्र दहशत से फटे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था साहब। अब ये बात जबान से बाहर मत निकालना। बिल्कुल भी नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। टैक्सी का किराया कितना हुआ? कैसी बात करते हो साहब? टैक्सी ड्राइवर फौरन बोला, कौम की मदद के भी कहीं पैसे लिए जाते हैं? ये तो मैं खुशनसीब हूं कि भले थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन इंसानियत के काम आ गया, मुल्क के काम आ गया। फिर भी कमांडर करण सक्सेना ने उसकी मुट्ठी में जबरदस्ती 100 के नोट ठूंसे और फिर टैक्सी से नीचे उतर गया। अब आप कहां जा रहे हैं साहब? मुझे वापस ऑफिस जाना है। मैं आपको छोड़ आता हूं साहब। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन तुम जाओ, मुझे यहीं थोड़ा काम और है। कमांडर तेज तेज कदमों से सड़क पर आगे की तरफ बढ़ गया। इस समय उसका दिमाग काफी तेज स्पीड से चल रहा था। उसे लग रहा था कि जिस योजना की तलाश में वो पिछले कई घंटे से है वह योजना शायद उसे मिल गई है। जल्द ही कमांडर करण सक्सेना लपकता झपकता वापस उसी होटल में पहुंचा जिस होटल से खाना लाया गया था। वो सीधा उस होटल के सेंट्रल हॉल में पहुंचा और फिर कोने की एक टेबल पर बैठकर उसने खाने का ऑर्डर दिया। जल्द ही एक वेटर उसे खाना सर्व करने लगा। उस वेटर की उम्र लगभग 28-30 साल थी। तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम रसूल साहब। वेटर पानी का जग और गिलास टेबल पर रखता हुआ बोला, भाई गुलाम रसूल, वाकई तुम्हारे होटल का खाना इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी लाजवाब जगह जाता है। कमांडर करण सक्सेना ने अपने शातिर दिमाग से योजना के पत्ते फैलाने शुरू किए। क्यों साहब? गुलाम रसूल चौंका। अभी मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे होटल के सामने से गुजर रहा था। करण सक्सेना बोला, तभी मैंने गवर्नर हाउस की वैन खड़ी देखी जो यहां से खाना ले जा रही थी। कमांडर की बात सुनकर गुलाम रसूल हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? ये कोई बहुत अजीब बात नहीं साहब। दरअसल गवर्नर हाउस में पाकिस्तान सरकार का कोई बहुत खास मेहमान ठहरा हुआ है जिसे इत्तेफाक से हमारे होटल का खाना पसंद है। उसी के लिए पिछले 15 दिन से रेगुलर खाना जा रहा है। यानी खाना रोजाना बिना नागा जाता है? हाँ साहब, रोजाना बिना नागा। शाम को किस टाइम जाता है? शाम को नहीं जाता साहब। क्यों? कमांडर करण सक्सेना को झटका लगा। क्यों क्या? दोनों टाइम का खाना ये लोग एक ही बार ले जाते हैं, दोपहर को 1 बजे के आसपास। शायद ऐसा वो सिक्योरिटी के लिहाज से करते हैं, क्योंकि बार बार गवर्नर हाउस के अंदर खाना ले जाने में खतरा तो है ही साहब, कुछ भी हो सकता है। फिर पूरा पाकिस्तान जानता है कि गवर्नर हाउस के नीचे तहखाने में करेंसी छपती है। ठीक कह रहे हो तुम। गुलाम रसूल चला गया। 2 मिनट बाद ही गुलाम रसूल फिर वापस लौटा। इस बार वो एक ट्रे में गरम गरम रोटियां, सब्जी की डिश और सलाद की प्लेट वगैरह लेकर आया था, जिसे वो फौरन ही एक एक करके कमांडर के सामने टेबल पर सजाने लगा।
एक बात तो है गुलाम रसूल, कमांडर ने पुनः वार्तालाप छेड़ा। क्या? अगर पाकिस्तान सरकार ने गवर्नर हाउस जैसी जगह किसी आदमी को ठहराया है तो वो जरूर कोई बहुत ही खास मेहमान होगा। बिल्कुल साहब, खास तो वो जरूर बहुत होगा। तुम जानते हो वो कौन है? नहीं साहब। कमाल है। कमांडर ने भौचक्की सी मुद्रा में उसकी तरफ देखा। वो शख्स तुम्हारे होटल के खाने का मुरीद है। इतना ही नहीं, पिछले 15 दिन से रेगुलर उसके वास्ते तुम्हारे होटल से खाना जा रहा है और तुम उसी शख्स का नाम तक नहीं जानते। नहीं साहब। क्यों? हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्डों से उस खास मेहमान का नाम मालूम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार उस सवाल को टाल गए। गुलाम रसूल बोला। सिक्योरिटी गार्डों का कहना है कि उस खास मेहमान की जान खतरे में है, इसलिए उसे गवर्नर हाउस के अंदर सुरक्षित घेरे में रखा गया है और इसीलिए वो उसका नाम नहीं बता सकते। फिर तो उसका नाम न बताना ही ठीक है। बिल्कुल साहब, गुलाम रसूल बोला। हम लोग भी उन पर इसलिए ज्यादा दबाव नहीं डालते। क्या फायदा, हमारी जरा सी बेचैनी किसी बेगुनाह की जान खतरे में डाल दे। बेगुनाह? खून एकाएक बुरी तरह कमांडर करण सक्सेना की कनपट्टी पर ठोकरें सी मारने लगा। एक दुर्दांत आतंकवादी और बेगुनाह, 5000 बेगुनाहों का हत्यारा, बेगुनाह, जिसकी पाकिस्तान सरकार अपने दामाद की तरह सेवा कर रही थी, जिसकी आसमान से उतरे फरिश्ते की तरह मेहमान नवाजी की जा रही थी। कौन जानता था कि वो व्यक्ति एक राक्षस है, राक्षस जो एक सेकंड भी इस धरती पर जीने के काबिल नहीं, जो फौरन से पेशतर मार डाला जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब कमांडर करण सक्सेना खाना खाकर कुर्सी से उठा तो वह सुल्तान फौजी तक पहुंचने की योजना फाइनल कर चुका था। रात के 8:30 बज रहे थे जब कमांडर करण सक्सेना की रजिया से बात हुई। करण सक्सेना उस समय अपने साहिल पैलेस होटल में था। तभी उसकी जेब में रखी घड़ी का लाल बल्ब स्पार्क करने लगा। कमांडर ने फौरन घड़ी निकालकर उसका स्विच ऑन किया और माइक की जाली पर जोर जोर से बोलने लगा। कमांडर स्पीकिंग, कमांडर स्पीकिंग। मैं रजिया बोल रही हूं कमांडर। रजिया की घबराई सी आवाज उभरी। बोलो रजिया। तुमने नफीसा बाई को मार डाला कमांडर? करण सक्सेना सन्न रह गया। तुम्हें यह बात कैसे मालूम? मैंने अभी अभी समाचार सुने हैं। उसी में बताया गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नफीसा बाई के अड्डे में घुसकर उसकी हत्या कर दी। समाचारों में यह भी बताया गया कि हत्यारा 6 फुट से भी ज्यादा लंबे कद का और स्वस्थ शरीर का व्यक्ति था। वो तुम ही हो सकते हो। कमांडर ने गहरी सांस ली। तुमने सही अंदाजा लगाया रजिया, मैंने ही नफीसा बाई को मारा। लेकिन क्यों मारा? रजिया बोली। क्या उसने तुम्हें फौजी का एड्रेस नहीं बताया था, इसलिए उसे मार डाला? यह बात नहीं, नफीसा बाई ने मुझे सुल्तान फौजी का एड्रेस बता दिया था। वो इस्लामाबाद के पुराने गवर्नर हाउस में ठहरा हुआ है और वहां बाकायदा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच है। फिर तुमने उसे क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नफीसा बाई सुल्तान फौजी को यह खबर सर्कुलेट करती कि कोई उसे तलाश करता घूम रहा है। इससे सुल्तान फौजी पहले से अलर्ट हो जाता तथा फिर उसे मारना और ज्यादा मुश्किल होता। ओह, समाचारों में और कोई खास बात थी? नहीं, और कोई खास बात नहीं थी, रजिया बोली। मैंने फौरन तुमसे इसलिए बात करनी चाहिए कि तुमने न जाने क्या गड़बड़ कर दी है, क्योंकि सुल्तान फौजी का एड्रेस पता लगाने की एक लौती सीढ़ी नफीसा बाई ही थी। तुम गवर्नर हाउस गए थे? हाँ, मैंने आज अपना ज्यादा वक्त गवर्नर हाउस के आसपास यहीं पता लगाने में गुजारा कि सुल्तान फौजी की सिक्योरिटी क्या थी। फिर कुछ पता चला? हाँ, कमांडर करण सक्सेना बोला। मैंने तकरीबन सारी सिक्योरिटी पता लगा ली है। क्या सिक्योरिटी है? कमांडर ने संक्षेप में रजिया को गवर्नर हाउस की पूरी सिक्योरिटी बताई। माय गॉड, तुम इतनी परफेक्ट सिक्योरिटी को भेद कर सुल्तान फौजी तक किस तरह पहुंचोगे? मैंने वो योजना भी बना ली है, कमांडर पूरे यकीन के साथ बोला। आज जिस तरह तुम्हें समाचारों में नफीसा बाई की मौत की खबर सुनने को मिली है, जल्द ही बिल्कुल उसी तरह सुल्तान फौजी की मौत का समाचार भी सुनने को मिलेगा। ये मेरा वादा है।
तुम बस देखती जाओ। लेकिन तुमने सुल्तान फौजी तक पहुंचने की योजना क्या बनाई है? कमांडर ने उसे उस योजना के बारे में भी बताया। रजिया दंग रह गई। क्या हुआ? लेकिन इस योजना को कार्य रूप देने में तो तुम्हारी जान भी जा सकती है कमांडर। जान कहां नहीं जा सकती, कमांडर ने हंसकर कहा। फिर ये मत भूलो, मेरा ये मिशन एक जल्लाद का मिशन है, जल्लाद का मिशन। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगी कमांडर। थैंक यू वेरी मच। कमांडर करण सक्सेना ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मानना पड़ेगा, कमांडर करण का दिमाग है बहुत तेज। जितने तीव्र दिमाग से वो योजना बनाता है और एक्शन लेता है, ये साफ दर्शाता है कि क्यों गंगाधर महंत ने उसे ही इस कठिन मिशन के लिए चुना था। देखना तो अब ये दिलचस्प होगा कि ऐसी क्या खतरनाक योजना बनाई है हमारे कमांडर ने सुल्तान फौजी को मारने की, वो भी इतनी कठिन सिक्योरिटी के बीच। क्या कमांडर अपने मिशन में सफल हो पाएगा? सुल्तान को मारने के साथ साथ क्या वो अपनी जान बचा पाएगा? कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगा? आगे होता है क्या, जानने के लिए बढ़ चलिए कहानी के अगले अध्याय पर। सर्जिकल स्ट्राइक भाग 5। रजिया के दिमाग में अनार पटाखे से छूट रहे थे। वो बेचैन थी। हालात उसे बहुत ज्यादा खुशगवार नजर नहीं आ रहे थे। कमांडर ने जो योजना बनाई थी उसमें खतरा ही खतरा था। फिर रजिया जानती थी कि पाकिस्तान की सर्वोच्च जासूसी संस्था ISI के एजेंट कितने खतरनाक हैं। किसी की भी जान ले लेना उसके लिए ऐसा मजाक है जैसे कोई मच्छर मार दिया हो। रजिया बेचैनी पूर्वक टहलती रही। हैदर अली रोजाना 8 या फिर 9 बजे तक कोठी में आ जाता था, लेकिन उस दिन वो लेट हो गया और रात को कोई 10 बजे उसने कोठी में कदम रखा। हैदर अली 30-32 साल का एक काफी हैंडसम आदमी था और अपनी उम्र के एतबार से वो काफी पहले लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया था। उसके बाल घुंघराले थे और फौजियों की तरह छोटे छोटे थे। उसके नाक नक्श भी काफी आकर्षक थे। आज इतनी देर कैसे हो गई? रजिया ने आते ही हैदर अली से पूछा। यूं ही ISI हेडक्वार्टर में सडनली एक इमरजेंसी मीटिंग अटेंड करनी पड़ गई थी। हैदर अली ने अपनी कैप उतारकर हुक पर टांगी तथा फिर कुर्सी पर बैठकर जूते के फीते खोलने लगा। ISI हेडक्वार्टर में इमरजेंसी मीटिंग? रजिया के दिमाग में धमाका सा हुआ। मीटिंग किस इशू को लेकर हुई? कोई खास इशू नहीं था, हैदर अली बोला। दरअसल वेस्टर्न चेक के इलाके में नफीसा बाई नाम की एक बदनाम औरत रहती थी जिसकी दारू की भट्टियां थी, शराब का अड्डा था। इसके अलावा सुनते हैं कि वो खुद जिस्म फरोशी के धंधे में भी इन्वॉल्व थी। नफीसा बाई? हैदर अली के मुंह से नफीसा बाई का नाम सुनते ही रजिया की सारी इंद्रियां चौकस हो उठी। फिर क्या हुआ? होना क्या था, आज किसी ने उसका खून कर दिया। यूं तो उस जैसी बदनाम औरत का खून हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ISI उस हत्या को खामखा तूल देने की कोशिश कर रही है। क्यों? दरअसल नफीसा बाई के रिलेशन एक कश्मीर आतंकवादी सुल्तान फौजी से थे जिसने आजकल पाकिस्तान में पनाह ली हुई है और जिसे हिंदुस्तानी अदालत द्वारा फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है। ओह, अब ISI का कहना है, हैदर अली अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ बोला, कि नफीसा बाई की हत्या के पीछे जरूर किसी हिंदुस्तानी जासूस का हाथ है और अब वो जरूर सुल्तान फौजी पर हमला करेगा। वैसे भी सुल्तान फौजी और नफीसा बाई के रिलेशन के बारे में बहुत लोग जानते थे। नफीसा बाई की हत्या करने वाला आदमी हिंदुस्तानी जासूस है। इस बात के पीछे ISI जो दलील देती है वो दलील भी बहुत सॉलिड है। क्या दलील देती है ISI? दरअसल जो रहस्यमय आदमी नफीसा बाई के अड्डे में देखा गया और जिसने नफीसा बाई की हत्या की वो बहुत चुस्त, चालाक, तंदुरुस्त और लंबे कद का आदमी था। इस तरह की पर्सनालिटी वाले ज्यादातर जासूस ही होते हैं। फिर अगर वो इस्लामाबाद का ही कोई आदमी था और उसने नफीसा बाई की किसी पुरानी रंजिश की वजह से हत्या की थी तो शराब के अड्डे में मौजूद लोगों ने उसे पहले वहां जरूर देखा होता, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने पहले उस आदमी को शराब के अड्डे में तो दूर पूरे शहर में कहीं नहीं देखा था। उन लोगों की उस गवाही से भी ISI की उस दलील को काफी बल मिलता है कि वो हिंदुस्तानी जासूस था। रजिया सन्नसी अवस्था में खड़ी रही। यह भी तो हो सकता है, रजिया खामोशी से बोली।
कि आईएसआई का ये वहम हो कि नफीसा बाई की हत्या किसी हिंदुस्तानी जासूस ने की है? बिल्कुल वहम हो सकता है। बहरहाल असलियत चाहे जो भी है वो आने वाले कुछ दिनों में खुल ही जाएगा। कैसे? अगर सचमुच ये काम किसी हिंदुस्तानी जासूस ने किया है, हैदर अली बोला, तो वो अब खामोश नहीं बैठेगा और आने वाले दिनों में फौजी को भी मार डालने की कोशिश करेगा। अगर सुल्तान फौजी पर भी 1-2 दिन में कोई हमला होता है तो साफ जाहिर है कि नफीसा बाई की हत्या भी किसी हिंदुस्तानी जासूस ने की है और आईएसआई का शक बिल्कुल ठीक है। एनीवे, एकाएक हैदर अली ने बातचीत का विषय मोड़ा। हम भी किस सब्जेक्ट पर बहस करने लगे। क्यों? सब्जेक्ट क्या बुरा है? यह ऐसा सब्जेक्ट है माय हनी डार्लिंग। हैदर अली ने रजिया का चेहरा प्यार से अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया, जिसका कोई अंत नहीं, जिस पर हम सारी रात भी बात कर सकते हैं, जबकि इतनी खूबसूरत रात सिर्फ ऐसी ही बातों में बर्बाद करने के लिए तो नहीं। हैदर अली ने रजिया को कसकर अपने सीने से चिपटा लिया। ये क्या कर रहे हो? रजिया उसकी बाहों में कुल बुलाई। क्यों? हैदर अली की आंखों में शरारत तैरी। क्या तुम जानती नहीं कि तुम्हारा लेफ्टिनेंट कर्नल पति इस समय कौन सी जंग लड़ा करता है? लेकिन अभी तुमने खाना भी नहीं खाया है साहब। रजिया ने उसकी नाक पकड़कर हिलाई। पहले खाना तो खा लो। नहीं, पहले जंग, बाद में खाना। लेकिन नेपोलियन ने कहा है, रजिया हंसकर बोली, कि जंग बिना हथियारों के लड़ी जा सकती है, पर भूखे पेट रहकर कोई जंग नहीं लड़ सकता। वो नेपोलियन की जंग होगी जिसे बिना हथियारों के लड़ा जा सकता था, लेकिन इस जंग में तो हथियार पहले चाहिए। बिना हथियारों के तो यहां 1 इंच भी जंग आगे नहीं सरक सकती। हां, भूखा पेट आदमी चल जाएगा। रजिया की हंसी छूट गई। तुम सचमुच बहुत बदमाश हो गए हो। बदमाश भी और तुम्हारी तरह थोड़ा थोड़ा खुराफाती भी। फिर वो अपने प्यार के खेल में मशगूल हो गए। रात के 2 बजे का समय। रजिया ने एक बार फिर ट्रांसमीटर पर कमांडर करण सक्सेना से बात की। हेलो कमांडर। रजिया का सरसराता स्वर। मैं रजिया बोल रही हूं। रजिया? कमांडर ने थोड़ा चौंक कर पूछा। क्या बात है? तुम्हारी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों है? और तुमने इतनी रात को किस लिए संबंध स्थापित किया? तुम्हें एक अर्जेंट इंफॉर्मेशन देनी थी कमांडर। रजिया की आवाज सचमुच चिंताओं से भरी थी। कुछ घंटे पहले ही मेरी हैदर से बात हुई है। उसने मुझे एक ऐसी खतरनाक खबर सुनाई है जिसकी वजह से मैं तुमसे फौरन बात करने के लिए मजबूर हो गई। क्या खबर? कमांडर की आवाज में भी सस्पेंस झलका। दरअसल आज शाम पाकिस्तान की सर्वोच्च जासूसी संस्था आईएसआई के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई थी। रजिया बोली। तुम्हें सुनकर हैरानी होगी कि आईएसआई को इस बात का शक हो चुका है कि नफीसा बाई की हत्या के पीछे किसी हिंदुस्तानी जासूस का हाथ है। क्या कह रही हो तुम? इतना ही नहीं, रजिया ने आगे कहा, वह नफीसा बाई की हत्या को सुल्तान फौजी के कत्ल की पहली कड़ी भी मान रहे हैं। उन्हें इस बात का पूरा शक है कि अब सुल्तान फौजी के ऊपर भी हमला होगा। ऐसे हालात में आईएसआई ने सुल्तान फौजी को अलर्ट कर दिया होगा और उसके आसपास की सिक्योरिटी भी और टाइट की जा चुकी है। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम नहीं जानते? रजिया का विचलित स्वर। कि मैं क्या कहना चाहती हूं? जो कहना है एकदम साफ साफ कहो। कमांडर, मैं ये कहना चाहती हूं कि कल तुम्हारा सुल्तान फौजी की हत्या करने का जो प्रोग्राम है, अपने उस प्रोग्राम को फिलहाल वक्ती तौर पर मुलतवी कर दो। दूसरी तरफ एकदम से घनघोर सन्नाटा छा गया। क्या हुआ कमांडर? खामोशी, चुप्पी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं। कमांडर करण सक्सेना का धीमा स्वर। नहीं, मैं अपने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? रजिया बोली। क्यों कैंसिल नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने सुल्तान फौजी तक पहुंचने की जो योजना बनाई है उस पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईएसआई को सुल्तान फौजी की हत्या का पूर्वाभास हो चुका है या नहीं हो चुका है। लेकिन वो फौजी की सिक्योरिटी तो बढ़ा सकते हैं। उसकी सिक्योरिटी पहले ही इतनी परफेक्ट है, कमांडर बोला, कि अब उसमें कुछ और इजाफा नहीं किया जा सकता। फिर मत भूलो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सुल्तान फौजी ने 5000 हिंदुस्तानियों का खून बहाया है। 5000 हिंदुस्तानियों का खून।
मुझे जल्द से जल्द उनका बदला लेकर वापस हिंदुस्तान लौटना है। रजिया के चेहरे पर कश्मकश के भाव उभरे। क्या तुम सचमुच कल का प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते कमांडर? सॉरी रजिया, मेरे ऊपर ऐसे किसी काम के लिए प्रेशर मत डालो जो मैं नहीं कर सकता। कल गवर्नर हाउस में हंगामा होना है और होकर रहेगा। रजिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें और बढ़ गईं। ये मिशन तो दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है जनाब। सुल्तान फौजी को मार गिराने का लक्ष्य अब धीरे धीरे मुकम्मल होता नजर आ रहा है। पर इस सब के साथ साथ ये मानना भी सही है कि रजिया की चिंता जायज है। अब जब आईएसआई का शक पड़ चुका है और गवर्नर हाउस की इतनी सख्त सिक्योरिटी है, तो इन सब के बीच सुल्तान फौजी को मार गिराना कमांडर के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्या होगा कल गवर्नर हाउस में? कहीं रजिया की चिंता सच साबित तो नहीं हो जाएगी? कहीं कमांडर सुल्तान फौजी की हत्या करने से पहले खुद ही तो नहीं पकड़ा जाएगा? क्या होता है आगे जानने के लिए बढ़ चलिए